29 अप्रैल 2023 एक 16 साल की लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसके माता पिता को कुछ ऐसा करना पड़ गया, जिसको जानकर आप एक बार जरूर सोचोगे कि क्या लड़की सही थी या फिर उसके माता पिता। ये कहानी आज से 4 साल पहले शुरू होती है। मध्य प्रदेश के अंदर तिकमगढ़ नामक गांव में गंगाराम और उनकी वाइफ शोभा आराम से जीवन यापन कर रहे थे। गंगाराम से पहले हम आपको शोभा जी के बारे में बता दें कि शोभा जी की ये दूसरी शादी थी। तो उनके पहले पति के गुजर जाने के बाद उनकी और उनकी बेटी की देखभाल करने के लिए उनकी शादी गंगाराम से करवा दी गई। गंगाराम और शोभा जी के आगे चल के 2 बच्चे हुए, जिसमें से 5 साल का बेटा ऋतिक और 4 साल की बेटी आस्था थी। और वो लोग अभी भी तिकमगढ़ में ही रह रहे थे। पर जब उनकी फैमिली कंडीशन थोड़ी सी हिली, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना तिकमगढ़ से बाहर जाके कहीं पे काम किया जाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया जाए। गंगाराम वैसे तो एक आम लेबर थे, बट उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी उनका पूरा सपोर्ट करती थी, एक एज अ हाउस वाइफ। 3 बच्चे, माता पिता और गंगाराम और उनकी वाइफ तिकमगढ़ में रहते थे। तभी कुछ समय बाद गंगाराम डिसाइड करते हैं कि अब वो वहां से हरियाणा की तरफ जाएंगे, जहां पे उन्होंने हरियाणा से सोनीपत जाने का तय कर दिया। और अपने साथ वो अपने दोनों बच्चे ऋतिक और आस्था को ले गए और उनकी माँ शोभा भी उनके साथ चली गई। धीरे धीरे वो वहां पे पहुंचते हैं, कुछ समय वहां बिताते हैं। वहीं पे एक कंपनी में गंगाराम को एक लेबर की जॉब मिल जाती है और उसी कंपनी में साथ साथ में शोभा भी उनके साथ काम करने लगती है, एक लेबर का। और उनके दोनों बच्चे आस्था और ऋतिक स्कूल जाने लगते हैं। थोड़े समय काम करने के बाद उनकी फैमिली सिचुएशन थोड़ी सी सही होती है। वो अपने लिए एक नेबरहुड में एक सही सा घर ढूंढते हैं, वहां पे रेंट लेते हैं और नेबरहुड में भी उनकी ऐसे आम तौर पे नॉर्मल पहचान हो जाती है और नेबर भी उनको जानने लगते हैं कि ये गंगाराम है, ये शोभा है और उनकी ये दोनों बच्चे हैं। गंगाराम और उनकी वाइफ एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में लेबर का काम करती है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। पर उनकी जो पहली बेटी है शोभा की, नीतू, वो अभी भी तिकमगढ़ में अपने दादी बाबा के साथ रह रही होती ताकि उनकी सेवा करने के लिए, और वहां पे वो पढ़ाई कर रही होती है। पर जब उनकी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तब वो कुछ समय बाद शोभा और गंगाराम अपनी बेटी नीतू को भी अपने साथ ले आते हैं। अब नीतू 6th क्लास में पहुंच चुकी है और उनके जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जा रहे हैं। और नीतू स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाती है, अपने भाई बहनों का ब्रेकफास्ट बनाती है और स्कूल से आने के बाद भी घर का काम भी करती थी, आराम से खाना वाना बनाती थी। मतलब एक अच्छी डिसेंट फैमिली एक अच्छे तरीके से रह रही थी। पर एक दिन नीतू शोभा जी से बोलती है, अपनी माँ से बोलती है कि मुझे बुक्स लेनी है और नया स्टैंडर्ड शुरू होने वाला है, 6th क्लास शुरू होने वाली है और मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये बात नीतू की माँ गंगाराम से बताती है। गंगाराम भी कहते हैं हाँ ठीक है, आज लेबर ऑफ ड्यूटी करने के बाद तुम जाके उसको बुक दिला लाना। तो वो दोनों लोग जॉब पे जाते हैं, नीतू अपने स्कूल जाती हैं। लेकिन जब गंगाराम और उनकी वाइफ जॉब से घर आते हैं, तब शोभा जी देखती हैं कि नीतू तो घर पे है ही नहीं। फिर एक पेरेंट की तरह वो भी अपने अड़ोस पड़ोस वालों से पूछते हैं, पर उनको कुछ पता नहीं होता। ऐसे थोड़ा समय निकलता है। शाम को लगभग 6 से 7 बजे जब नीतू को ढूंढने के लिए उनकी माँ शोभा जी जब छत पे जाती हैं, तब उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से उनके शरीर की आत्मा जैसी छोड़ने वाली चीख निकलती है। और उनको देखते ही अड़ोस पड़ोसी भी छत पे आ जाते हैं और तब उनको देखने मिलता है कि वहां पे उनकी बेटी नीतू जमीन पे बेहोश पड़ी है। और उसको बेहोश देखकर एम्बुलेंस को भी फोन करते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पर जब तक नीतू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको देख के मृत घोषित कर देते हैं। और क्योंकि वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है तो पुलिस को भी अड़ोस पड़ोस वाले और डॉक्टर्स कॉल कर देते हैं। पर पुलिस के आने के बाद गंगाराम और उनकी वाइफ कुछ भी ऐसा सस्पिशन क्रिएट नहीं करते हैं। और जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपको एक केस रजिस्टर करना है, कि आपको जांच पड़ताल करवानी है, तब गंगाराम और उनकी वाइफ मना कर देते हैं कि हम वैसे ही एक नॉर्मल लोअर क्लास फैमिली हैं और अगर हम केस कचहरी के चक्करों में पड़ेंगे तो हमारा जो खाना पीना है वो भी दूभर हो जाएगा। हमारी एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं, गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, तो हमारा घर कैसे चलेगा अगर हम केस के उसमें पड़ जाएंगे, जो कि आमतौर पर इंडिया में केस लंबे खिंचते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम देम पुलिस उनसे लिखवाती है कि अगर आपको ये केस नहीं करना है तो आप हमें लिखित में दो, ताकि आगे चल के हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए कि हमने केस FIR दर्ज नहीं करी। तो गंगाराम और उनकी वाइफ साइन कर देते हैं, पेपर में लिख के दे देते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, कोई भी इंटेरोगेशन वगैरह नहीं चाहिए, हमारी बेटी का जो डेड बॉडी है वो हमें दे दो, हम उसको फाइनल
फाइनल अपना क्रीमेशन सेरेमनीज के लिए ले जाएंगे। पर जब हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की नजर नीतू की बॉडी पे पड़ती है तब कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई ऐसा नॉर्मल डेथ नहीं है कि चक्कर आके, या कुछ ऐसा सफोकेटेड डेथ नहीं है, बल्कि किसी ने नीतू का गला घोट के या उसको सफोकेट करके उसका मर्डर करने की कोशिश की है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। 30 अप्रैल का दिन जब उस डॉक्टर को पता चलता है कि नीतू को किसी ने जान से मारने की कोशिश करी है, FIR ना करवाने की लिखित कंप्लेन को भी पुलिस नजरअंदाज कर देती है और वो केस को शुरू करती है, क्योंकि तब तक मीडिया का प्रेशर भी वहां पे आ चुका होता है, मीडिया का फोकस भी आ चुका होता है, और ताकि पुलिस पे कोई सवाल ना उठे इसलिए पुलिस वो तहकीकात शुरू करती है। सबसे पूछा जाता है, सबसे देखा जाता है, उनको कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता, ना कोई ये आपका फिरौती के लिए कोई फोन आता है, ना किडनैपिंग हुई है, ना उसके शरीर पे और कोई निशान है, पर कुछ ऐसी चीजें थी जिससे पता चला था कि इसका किसी ने गला घोटा है, मतलब उसको सफोकेट किया है, पर पता करने पे कुछ पता नहीं चलता है। तब कुछ समय बाद पुलिस जब ये देखती है कि उनके माता पिता अपनी बेटी, बड़ी बेटी के मरने के पे एकदम नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने बच्चों को जो दूसरे उनके 2 बच्चे हैं उनके साथ एकदम सही हैं, कोई भी ऐसा वीपन क्राई नहीं है उतना ज्यादा लंबे समय तक, तब उनको शक होता है और जब पुलिस ढूंढने पे आती है तो वो कुछ भी ढूंढ के निकाल सकती है। तब वो थोड़े से पूछताछ करने के बाद, थोड़ी पूछताछ करने के बाद जब गंगाराम और उनकी वाइफ को कस्टडी में लेती है, तब वो लोग फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, उन्होंने ही अपनी बेटी नीतू को मारा है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी जो है गला घोट के हत्या की गई थी। इस पे हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने गहराई से तफ्तीश करी तो उसमें उसकी माता शोभाबाई का और उसका पिता गंगाराम का हाथ पाया गया था। पर जब उसके पीछे की कहानी पता चलती है, गंगाराम जब उनको वो पूरी कहानी बताता है, तब पुलिस वाले भी और न्यूज वाले भी और पड़ोसी भी दंग रह जाते हैं। तो कहानी की शुरू में जब मैंने आपको बताया था कि नीतू अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में रहती थी, मतलब अपने स्टेप फादर के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में रहती थी, तब उनके जो अड़ोस पड़ोस थे वो गंगाराम को फोन करके बताते थे कि आपकी बेटी हमारे गांव के लड़कों के साथ ही, बल्कि स्कूल के 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे लड़कों के साथ बातें कर रही है, उनके साथ घूम रही है, और उसकी एज अभी ऐसी नहीं है, अभी उसकी एज 13-14 साल की है और वो अभी से ही इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे लड़कों के साथ घूम फिर रही है, उनसे बातें कर रही है। पर नीतू के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको लगता है कि इतनी छोटी लड़की है, अभी ये सब बातें, ऐसा होगा नहीं। आमतौर पे अगर छोटे बच्चे बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, तो नीतू के ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ऐसे ही सोचा। पर ये सब बातें सुन के गंगाराम और शोभा नीतू को हरियाणा सोनीपत बुला लेती हैं। पर वहां पे भी कुछ समय रहने के बाद फिर से नीतू अपने ही क्लास में अपने आसपास के पड़ोस के लड़कों से बात करना शुरू कर देती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे उसके साथ बहुत बार करती है। तब जाके उसकी फिर से पड़ोसी उसकी माँ को खबर करते हैं और एक बार उसकी माँ उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है बात करते हुए फोन पे। पर फोन उसको किसी ने नहीं दिया तो उसके पास फोन कैसे आया, तो उसकी माँ उसको मारती है। आमतौर पर जब बच्चों के बारे में ऐसा पता चलता है तो पेरेंट्स उनको मारते ही हैं, अभी के तो नहीं, पहले के तो मारते थे। तो उसकी माँ उनको मारती है, समझाती भी है साथ साथ में कि ये जो तुम कर रही हो वो गलत है, अभी तुम्हारी कोई ऐसी एज नहीं है, तुम्हारे पास ये फोन कैसे आ रहा है, और 1 नहीं 2 नहीं, तुमने गांव में भी वही किया, तुम यहाँ पे आके भी वही कर रही हो। पर नीतू कहती है हाँ मम्मी अब मैं नहीं करूंगी, और नीतू की माँ उनको छोड़ देती कि चलो समझ गई है। पर कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों बाद फिर से नीतू की माँ नीतू को पकड़ती है और नीतू फिर से एक फोन पे किसी लड़के से बात कर रही होती है। तो 50 से 60 दिन तक ऐसे ही नीतू की माँ ने उसको कम से कम 40 से 50 बार फोन पे वही सेम चीज करते करते कि पकड़ा गया, मारा पीटा गया, समझाया गया, उसने बोला कि मैं नहीं करूंगी, फिर अगले दिन कुछ घंटों बाद फिर से वैसे ही पकड़ा गया। और जब ये लेवल नीतू की माँ शोभा सोचती है कि उनके हाथों से बाहर जा रहा है, तब वो अपने पति गंगाराम को बताती हैं। तो गंगाराम पहले तो आते हैं, उसको समझाते हैं। तब नीतू उनसे कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या हक है मुझ पे, तुम मेरे सौतेले बाप हो और उसी की तरह रहो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पे कुछ बोलने का या कुछ कहने का। मैं जिनसे बात करती आ रही हूँ मैं उनसे बात करूंगी। एक 6th क्लास में पढ़ने वाली लड़की अपने पिता से ऐसा बोल रही है कि मुझे जिससे बात करनी है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, तुम कोई नहीं होते हो। तो ये सुन के गंगाराम उसको डांटते हैं, समझाते हैं कि ये सब करना सही नहीं है, और फिर मामले को वहीं पे रफा दफा कर देते हैं। पर अब ऐसा बोलने के बाद नीतू का इतना हौसला बढ़ जाता है, उसकी मतलब इंटरनल
इमोशनल गट्स इतनी बढ़ जाती हैं कि अब तो वो अपने फैमिली के सामने घूम घूम के बातें कर रही होती है। फिर नीतू की माँ उनको समझाती हैं, उनके पिता उनको समझाते हैं, पर इस बार तो नीतू उनके सामने ही बात कर रही है। मतलब इस कमरे में अगर वो बैठे हैं तो उस कमरे में वो बैठ के बात कर रही है। तब नीतू के पिता भी नीतू को मारते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो तुम कर रही हो वो गलत है, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, तुम अभी 6th क्लास में हो, और अगर तुम ये कर भी रही हो तो एक नहीं दो नहीं, तुम तो पूरे जितने लड़के तुम्हें दिख रहे हैं, जो भी तुम्हें दिख रहा है, तुम उनके साथ ऐसी बातें कर रही हो, रात रात भर बातें कर रही हो। और कई बार तो उसका फोन ऐसी ऐसी जगह से पकड़ा गया है जहां पे उनके पति गंगाराम नहीं बल्कि उनकी माँ ने पकड़ा कि वो फोन कहां कहां छुपाती थी। और ये सिलसिला ऐसे ही फिर से 50-60 दिन चलता है। और तब सोनीपत में ही राय थाना में जब उन दोनों माता पिता को पकड़ा जाता है, तब वो फाइनली बताते हैं कि 29 अप्रैल 2023 को 1.5 साल से ये चीजें चल रही थी। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब नीतू की हरकतों से तंग आकर उसके खुले बात करने पे, उसके खुले बदतमीजी करने में, उसके खुले बगावत करने पे उसके माता पिता ये गुस्से में कह लो या जैसे कह लो ये ठान लेते हैं कि अगर ये वहां पे ऐसा करके आई है और ये यहाँ पे भी वही कर रही है जिसकी वजह से हमारे जो 2 बच्चे हैं उनका जीवन बर्बाद हो सकता है, हमारी फैमिली का नाम बदनाम हो सकता है, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, अपनी इज्जत बनाई है, तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि नीतू को जान से मारना ही उनके लिए ठीक रहेगा। फिर दोनों पति पत्नी प्लान बनाते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे। तो जिस दिन नीतू रात में सोने गई जाती है, वही 29 अप्रैल को, तब नीतू की जो पिता हैं गंगाराम, वो उसके पैर पकड़ लेते हैं और उनकी माँ शोभा नीतू के छाती पे चढ़कर तकिए से उसका दम घोट देती हैं और नीतू मर जाती है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग वो उसको सुबह 6 बजे छत पे छोड़ देते हैं और अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अड़ोस पड़ोसी को ये बता रखते हैं कि हमें आज बुक वुक लेनी है, हम काम पे जा रहे हैं। और अपने काम से भी नीतू की माँ शोभा यही बोल के निकलती है कि मुझे पैसे दे दो मालिक, मुझे अपनी बेटी को किताबें दिलाने के जाना है। और जब वो घर आती हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चीजें चल रही होती हैं। बीरवानी को भेजा हमने, इसको बुक दिलाया छोरी को, बस वो कमरे पे आई, कमरे पे आने के बाद उसको बेहोश पाई। और ऐसे एक 6th क्लास में पढ़ने वाली लड़की की गलतियां कह लो या उसके मल्टीपल अफेक्शंस कह लो, जो कि एक नॉर्मल चीज से बात करने से सुलझ सकती थी, शायद मार के नहीं और तरीके से सुधर सकती थी या फिर काउंसलिंग करवाई जा सकती थी, पर उसकी उस जिद ने, उस बदतमीजी ने उसके खुद के माता पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उनको अपनी ही बेटी की जान लेनी पड़ी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे ऐसे ही ट्रू क्राइम वीडियोस और फैक्ट मिस बताता हूं। अगर वीडियो को पूरा देखा है आपने यहाँ तक तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, डिसलाइक करना डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब मत करना, चैनल को शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आपके पास ऐसा कोई केस है या फिर ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताओ या इंस्टाग्राम पे बताओ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।